बनाने। तो हाँ भाई बच्चों, आज जो क्लास है आपकी सेकंड क्लास है, रिप्रोडक्शन टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कल के साथ। जिसको देखनी हो पूरी वीडियो तो कल की जो है वो वीडियो देख ले पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 के साथ मिलकर के पार्ट 2 स्टार्ट होता है आज। तो मैं कल जो पढ़ाया था उसको आज कंटिन्यू कर रहा हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन के रूप में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में डाइवर्सिफिकेशन का बहुत कुछ मीनिंग होता है। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने डाइवर्सिफाइड पढ़ाई की होती है उतने ही उसके चांस सिलेक्शन के ज्यादा होते हैं। 11वीं में था ना एक टॉपिक आपके डाइवर्सिफिकेशन, 12th में है आपके इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों पैरेलली रन करते हैं। उसी तरह बायोलॉजी की पढ़ाई भी कंसर्न है कि आप जितनी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी होगी आपकी पढ़ाई में, जितनी ज्यादा इंटरलिंकिंग होगी उतने ही सिलेक्शन के चांस होंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस है जो नीट का वो 11th प्लस 12th का है मात्र। और आप कभी भी क्वेश्चन आप देख लें, वो सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर वो 11वीं 12वीं का एक इंटीग्रेशन है। और ये इंटीग्रेशन कब होता है पूरा? जब आपको 11वीं 12वीं बिल्कुल क्लियर हो और एक दूसरे को आप उसको इंटीग्रेट कर सकें, कोरिलेट कर सकें पढ़ाई को। तो ये जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है आपका पूरा का पूरा, ये टॉपिक 11वीं के साथ इंटरलिंक है। इंटरलिंकिंग बाद में करूंगा मैं। आज फिलहाल में मैं जो कल मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया था और कुछ मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब इनकी मैं दोनों को आमने सामने, इनको वाइज एंड वाइज, दूसरी भाषा में कहूं तो मैं आमने सामने कंपैरिजन कर रहा हूं। तो लेट्स टेक नाउ द कंपैरिजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब मैं ये कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि आपने कल भी पढ़ लिया था। तो उसी बात को अब हम यहां पर एक पॉइंट वाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज देख के जब चलते हैं तो एसेक्सुअल में आपने कल देखा था ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली बाइपेरेंटल होता है। यूजुअली बाइपेरेंटल क्यों कहा है मैंने? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यूनिपेरेंटल के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, टीनिया के अंदर ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये तो मैंने आपको एक एनिमल्स के बारे में बात बताई। दूसरा बताऊं आपको, जो है प्लांट के अंदर जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी तो हो सकती है। तो जहां सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है उसमें क्या हो सकता है? तो सिर्फ एक ही फ्लावर में पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जनरली तो बाइपेरेंटल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली बाइपेरेंटल होता है। यानी यूनिपेरेंटल हो सकता है, पर उसका जो यूनिपेरेंटल होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली लो होती है।
इसलिए हम कहते हैं ये यूजुअली बाइपेरेंटल होता है। और वो तो हमेशा यूनिपेरेंटल ही होगा या मोनोपेरेंटल होगा। रीजन ये है क्योंकि वहां कोई गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत तो होती नहीं है। वहां तो सिर्फ क्या होता है, उसमें एक ब्लास्टोस बनते हैं, उसी की सोमेटिक बॉडी का कोई एक पार्ट है जो कि एक ब्लास्टोस के रूप में काम करता है, दैट इज यूज्ड। इसलिए वो हमेशा कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। यहां पे जो यूनिट होती है रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल के अंदर, वो कौन सी होती है, ब्लास्टोस। क्या होती है, ब्लास्टोस। ये ब्लास्टोस एक कंप्लीट इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे आपने देख लिए अमीबा हो जाए, पैरामीशियम हो जाए, ये कंप्लीट इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये एक ब्लास्टोस के नाम पे क्या हो सकता है, बड हो सकती है, फ्रेगमेंट हो सकता है, या कोई अदर पार्ट्स ऑफ द अदर सोमेटिक पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनका कोई रूट का हिस्सा हो सकता है, कोई जैसे कहते हैं ना फोलियर बड ब्रायोफाइलम में, तो क्या हो सकती है, कोई बड हो सकती है, कोई स्टेम का पार्ट हो सकता है। तो इस तरह मैंने बताया वो होते हैं ब्लास्टोस। पर क्योंकि ये ब्लास्टोस क्या होते हैं, ये सोमेटिक सेल से डिराइव होते हैं या सोमेटोप्लाज्म के बने होते हैं, इसलिए तो हमने इसको क्या कहा था, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, है ना। जबकि इसमें क्या था, जो यूनिट थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या थी, गैमेट। क्या थी, गैमेट। तो आपने ये भी देख लिया होगा, जब गैमेट था तो गैमेट जो होता है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो जब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये बनता कैसे है, बाय मियोसिस। इसलिए कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, मियोसिस। कल आपने जो लास्ट में पढ़ा था, जब गैमेट फ्यूजन हुए थे तो जाइगोट बना था, और उन जाइगोट ने वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में गए थे, यानी माइटोटिक डिवीजन, तब उन्होंने एम्ब्रियो बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ, यहां मियोसिस भी होती है एंड माइटोसिस भी होती है, दोनों होती हैं। यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में माइटोसिस होती है। इसके केस में क्या था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें मियोसिस तो होती ही नहीं है, नो मियोसिस। मैंने काट दिया मियोसिस को यहां से, बट माइटोसिस इज प्रेजेंट। ये भी प्रोटूबरेंसिस बड वगैरह जो बनती हैं, ये माइटोटिक डिवीजन से उससे बनती हैं। तो यहां पर ओनली क्या होता है, माइटोसिस। एक मैं आपको एक बहुत ही एक एक्सेप्शन बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां डिफरेंस के अलावा कुछ चीजें और पीएमटी पॉइंट मुझे पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये जो लेक्चर है आपके एकेडमिक में भी काम आएगा स्टूडेंट्स के, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके भी काम आएगा, और जो बेसिकली आगे के लिए तैयारी करते हैं उनके भी काम आएगा। तो इसलिए मैं बताता हूं आपको, एक बात आप नोट कीजिए, माइटोसिस चाहे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, दोनों कंडीशन में मस्ट थी। और जबकि मियोसिस रिक्वायर्ड है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में जो प्रिमिटिव रहा होगा वो माइटोसिस रही होगी। इससे ये भी क्लियर होता है। तो आप एक बॉक्स में बना सकते हो कहीं भी ऊपर, जैसे मैं कहता हूं पेज के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है या साइड वाला हिस्सा होता है, या बीच में एक बॉक्स बना सकते हो जैसे बॉक्स में, क्योंकि उसका मतलब होता है इंपोर्टेंट होता है, इसका पार्ट हो चाहे ना हो। जैसे यू बना करके बीच में आप लिख सकते हो, ऐसे यहां पर जैसे इसमें आप लिखें कि माइटोसिस इज द मोर प्रिमिटिव प्रोसेस देन मियोसिस। इसलिए हम कहते हैं कि जो एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन है ये प्रिमिटिव प्रोसेस है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एडवांस प्रोसेस है। ये प्रिमिटिव है, ये एडवांस है। प्रिमिटिव प्रोसेस है, ये एडवांस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये सोमेटिक सेल से बनाता है इसलिए सोमेटोजेनिक भी कहते हैं इसको, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। और इसको क्या कहते हैं? जर्मिनल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जर्म सेल्स से बनता है। क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये जर्म सेल होती हैं, इसलिए ये जर्मिनल होता है, जर्मिनल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसमें माइटोसिस से बनता है और सोमेटोप्लाज्म से ही आगे जाकर के इंडिविजुअल्स बनते हैं, इसलिए जो भी इंडिविजुअल्स बनते हैं या ऑफस्प्रिंग बनते हैं फ्रॉम पेरेंट वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्लोन्स। इसलिए यहां बनते हैं क्लोन्स। तो क्लोन्स किसे बनते हैं? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कैसे होते हैं? क्लोन्स, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मियोसिस हुई थी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, तो उस समय जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट हुई थी। उन जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएशन होने के कारण यहां जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? वेरिएंट्स। वेरिएशन के कारण क्या नाम पड़ा उनका इंडिविजुअल्स का? वेरिएंट्स। तो वो वेरिएंट्स बनेंगे। और वेरिएशंस आर द हैज ए ग्रेट रोल इन द इवोल्यूशन। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होती है। क्या होती है? इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या हो गया? हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई भी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो आप ये भी एक पॉइंट बना सकते हो छठे पॉइंट पे, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल इससे रिवर्स है, यानी हैज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। अगर कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होगी जब तो वो डाइवर्सिफाई होगा। मैंने आपसे कही नहीं थी शुरू में ही कि जो इवोल्यूशन का भी डाइवर्सिटी से कंसर्न होता है। आपने ये पॉइंट नोट किया तो मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही थी। हाँ, इन चीजों को आप आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। उसके लिए आपको जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, बस ये है। क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी आगे वीडियो होगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी। अच्छा, ये तो पॉइंट्स हुए। अब मैं और एक पॉइंट बताता हूं। क्वेश्चन उठता है क्या इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी कोई वेरिएशन नहीं होगी? एक चांस है इनमें वेरिएशन का, वो है म्यूटेशन। वो क्या है? म्यूटेशन। सिर्फ एक चांस है, वो क्या है? म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन को हम क्या कह सकते हैं? वो म्यूटेशन होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जिनकी फ्रीक्वेंसी वेरी लो होती है। हम लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अच्छा, ये बताओ, जब अगर मान लो म्यूटेशन हो जाए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल में, जब ब्लास्टोस बनने के टाइम पे, तो क्या उस समय इंडिविजुअल बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या उस समय वो क्लोन्स होंगे? नहीं होंगे। पर उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? मैंने लास्ट टाइम जो बताया था 1/10⁵ कम से कम इतनी होती है। क्योंकि इतनी चांस होते हैं, इसका मतलब क्या हो? 1 लाख में से
एक में वेरिएबिलिटी आएगी। आपको एक बात बताऊं, टिश्यू कल्चर जो आपने क्या ही पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते थे, माइक्रो प्रोपोगेशन कहते थे, नहीं कहते थे टिश्यू कल्चर को, वो भी तो एसेक्सुअल मीन्स था जो लैब में बैठ करके किया जा रहा था अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी उसमें एक टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया, पीएच स्टैंडर्ड, हर चीज थी, अंडर सेप्टिक कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशंस, उन सब में किया जा रहा था। तो उसमें क्या था, वो भी एसेक्सुअली किया रहा था। इसलिए मतलब वहां भी वेरिएशन तो पैदा होंगी, पर वहां उन वेरिएशंस को क्या नाम दोगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। आपने कभी ये सोचा उनको सोमा क्लोनल वेरिएशन क्यों कहते हैं, उस डिसिमिलरिटी को? क्योंकि आप जानते हो एसेक्सुअली जो भी नए इंडिविजुअल बनते हैं वो सोमेटिक सेल से ही तो बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लोन्स होते सारे के सारे सोमा क्लोन्स, क्योंकि सोमेटिक सेल से बनने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या थे, सोमा मतलब सोमेटिक, क्लोन्स मीन्स क्लोन्स, वेरिएशन मीन्स उनमें अदरवाइज जो उनमें सिमिलरिटी थी, यानी वो जो क्लोन्स थे उनमें वेरिएशन आ गई, उन वेरिएशन को इसी नाम से बोल दिया। अरे भाई, इसलिए उनको सोमा क्लोन वेरिएशन, क्योंकि वो क्लोन्स तो बने नहीं बनेंगे, पर उन क्लोन में भी वेरिएशन पैदा हो सकती हैं। ये तो एक बीच की बात थी, क्योंकि ये बताने के लिए सिर्फ ये बताया था मैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, यानी सोमा क्लोनल वेरिएशन को लेकर के, और ये जो म्यूटेशन के थ्रू जो वेरिएशन पैदा हुई हैं उनमें आपको डिफरेंस मत मानना, वो भी बाई चांस हुई थी और वो भी बाई चांस हैं, ठीक है ना? ये बात बताना चाह रहा था मैं। ये प्रिमिटिव बताया था, ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है, काम हो जाए बहुत फास्ट। जब बहुत फास्ट होगा तो एनर्जी सेविंग भी होगा। एक और एक पॉइंट लिख सकते हो इसमें आप, ये कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस, एनर्जी सेविंग आल्सो। इसमें क्या होता है, इस केस में ये क्या होता है, क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बाई पेरेंटल है, तो ये कैसा होता है, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। और जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जनरली जब कभी मेल गैमेट्स बनते हैं तो ये इनॉर्मस नंबर्स में बनते हैं, तो इसलिए इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले ज्यादा होता है, मोर होता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, हर चीज के कोई न कोई फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जल्दी होना तो फायदेमंद है ना, और दो पार्टनर की भी जरूरत नहीं है, तो ये तो फायदेमंद बात है। और इससे नुकसान क्या है कि अगर वो जल्दी जल्दी होगा तो इससे क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा इसमें, ओवर क्राउडिंग, एंड दिस ओवर क्राउडिंग लीड टू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि जब ये रैपिड होगा तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी होगा तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग, तो ये कमी हुई ना, ओवर क्राउडिंग, एंड ओवर क्राउडिंग लीड टू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अरे भैया, उतनी जगह में खाने पीने को कम होगा अवेलेबल, तो उसको सभी को चाहिए वो खाना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी जगह पे जो फूड है वो सस्टेन कर सकता है, फूड स्पेस सस्टेन कर सकता है 1000 ऑफ प्लांट्स को, या उनको, है ना, उस किसी जगह पे जो फूड अवेलेबल है उस पार्टिकुलर एक एरिया में, और मान लो वहां हो जाए 10,000, तो अब उनमें स्ट्रगल होगा कि नहीं होगा? तो जो स्ट्रगल में जो भी थोड़े से कुछ मर जाएंगे, कुछ उसमें जीत रह पाएंगे। इसलिए कहा हमने कि ये लीड टू दी ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक बात और सुनिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फायदा ये और हो सकता है कि मान लो अगर किसी में गुड कैरेक्टर आ गए, बहुत अच्छे कैरेक्टर वंश, तो वो काफी टाइम तक
परपिचुएट किए जा सकते हैं। दे कैन बी परपिचुएटेड विदाउट एनी कंटामिनेशन। एक टाइम बीइंग तक, मैंने ये कहा है टाइम बीइंग तक, ये कंडीशन है यहां पे। अब पूछेंगे ये कंडीशन कब ब्रेक डाउन होगी, जब आगे पढ़ाएंगे जब बता देंगे आपको ये कंडीशन ब्रेक डाउन हुई। अब तो एक टाइम बीइंग, पर नुकसान क्या है, जब सभी एक से होंगे और इन्वायरमेंट मान लो बदल रहा है, तो उस ऐसे इन्वायरमेंट में ये लेस अडेप्टेड होंगे। इसलिए हमने क्या कहा, एक और एक नुकसान क्या है इसका कि लेस अडेप्टेबिलिटी। ये नुकसान की बात बताई है मैंने, इसकी फायदे की बताई थी मैंने, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और साथ साथ में कहा था गुड कैरेक्टर्स वंस एस्टेब्लिश्ड कैन बी परपिचुएटेड। ये फायदे की दो बातें थी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। दो फायदे की मेन बात क्या थी, वंस गुड कैरेक्टर एस्टेब्लिश्ड कैन बी परपिचुएटेड एज सच। सेकंड पॉइंट क्या था, रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फायदा था ये। नुकसान क्या बताया मैंने आपको, ओवरक्राउडिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और दूसरा नुकसान क्या बताया, लेस अडेप्टेबिलिटी। इसमें फायदा और नुकसान के हिसाब से तो आपने देख लिया, एक्सपेंडिचर एनर्जी मोर होती है, स्लो प्रोसेस है, तो ये किस्म के नुकसान वाले बात पॉइंट कहे जा सकते हैं। पर फायदा क्या है, क्योंकि इसमें वेरिएंट्स बनते हैं, वेरिएशन पैदा होती हैं और उनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ये बेटर अडेप्टेड होते हैं टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। दीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स आर बेटर अडेप्टेड। ये देखो मैंने लिख दिया बेटर अडेप्टेड, यानी इनमें अडेप्टेशन बेटर होती है। दूसरा क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डाइवर्सिटी को भी लीड करती है, डाइवर्सिटी, क्योंकि वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि ये प्रिमिटिव प्रोसेस था, ये लोअर फॉर्म्स में होता है। जैसे आप देखिए प्रोटिस्टा को, आप फंजाई में देखिए वहां मिल जाएगा, एल्गी में मिल जाएगा आपको। प्रोटोजोआ पहले जिसको हम एनिमल किंगडम में मानते थे, आजकल जो है वो प्रोटिस्टा में डाल दिया है। इसलिए आप देखिए इसमें स्पॉन्ज में मिल जाएगा, सीलेंट्रेट में मिल जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थस में मिल जाएगा। आपको बताऊं इसमें एक जो है कुछ ट्यूनिकेट होते हैं, क्या वर्ड बोला मैंने, ट्यूनिकेट लाइक साल्पा। ये प्रोटोकॉर्डेट होते हैं बच्चों, यानी कॉर्डेट में का पार्ट है, कॉर्डेट तो हायर माना जाता है ना, उन साल्पा के अंदर भी एसेक्सुअल मोड मिल सकता है। सेक्सुअल मोड जो होता है या जो गैमिक रिप्रोडक्शन होता है, ये हायर फॉर्म्स में होता है। वर्टिब्रेट्स में यही होता है बस खाली, वर्टिब्रेट्स कोई हायर है ना, मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर प्लांट्स में आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर इसका मतलब ये मत सोचना कि जो हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही एब्सेंट होता है क्या, कटिंग लेयर उन सबसे होता है, समझ में बात, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल बताए और बता जानते। तो ये मैंने दोनों को कंपेरिजन किया, जो कल मैंने पढ़ाया था उस चीज को आप उसमें देख लीजिए, ये हो जाता है। ये बात मैं लास्ट टाइम बताया था, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये तो मैंने दोनों को आमने सामने कंपेयर कर लिया। अब मैं आपको शॉर्ट में क्या करूंगा, मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा पहले, ठीक बात है। अब मेरा टॉपिक क्या है, अब मैं आपको बारी बारी से चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें बारी बारी से यानी टाइम टू टाइम लूंगा, पर उसमें सबसे पहले क्या लेके चल रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई काइंड्स का होता है बच्चों, बताने को तो बहुत बता सकता हूं मैं, पर फिर भी आपको जो मेजर होते हैं काइंड्स वो बताऊंगा। एक होता है फिशन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। एक्चुअली जो मैंने रीजनरेशन लिया है ना, ये एक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको, ये तो लॉस पार्ट को रीगेन करने के लिए होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आता है, रिप्रोडक्शन में तो क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। इनके बारे में दोनों में जो स्लाइटली जो फर्क पैदा हो सकता है वो मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मेन जो मैंने ये चीज बताई, आप कहेंगे स्पोरुलेशन भी होता है, कोई बात नहीं, अगर आप लिखना चाहते हो तो स्पोरुलेशन को लिख लो यहां पर। तो यूं तो एक संख्या पर संख्या बढ़ती चली जाएगी, कुछ भी कर लो। मैं आपको बता दूंगा मल्टीपल फिशन के साथ में ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड भी है स्पोरुलेशन। मैंने क्या कहा, ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड भी है मल्टीपल फिशन से। आप इसको स्पोरुलेशन अपने आप में स्पेशल काइंड का मल्टीपल फिशन भी कहा जा सकता है। कैसे, वो मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं इसमें फिशन। फिशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। फिशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ब्रेक डाउन। इसका मतलब कोई भी इसमें जो पेरेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, वो पेरेंट ब्रेक डाउन होगा। क्वेश्चन उठता है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। अगर वो 2 पार्ट्स में हो तो कहेंगे बाइनरी फिशन, अगर वो मोर देन 2 पार्ट्स में हो तो उसे कहेंगे मल्टीपल फिशन। ये पेरेंटल बॉडी मान ली मैंने, ये पेरेंटल बॉडी क्योंकि ये सिंगल सेल है तो मैं इसको पेरेंटल बॉडी को सेल भी कह सकता हूं, पेरेंटल सेल। तो मान लो जब ये ब्रेकडाउन होकर के किसमें बना दे, 2 पार्ट्स में, तो मैं कहूंगा इसे बाइनरी फिजन या बाई पार्टीशन डिवीजन। और अगर ये मोर देन 2 पार्ट्स में हो जाए तो मैं इसे क्या कहूंगा, मल्टीपल फिशन। अगर ये मोर देन 2 पार्ट में तो कहूंगा मल्टीपल फिशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फिशन भी फर्दर 2 प्रकार का हो सकता है, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। एक बात मैं आपको बता दूं, दोनों को बताने से पहले एक बात तो, एक तो अंतर आपने देख लिया कि एक बाइनरी फिशन, फिशन भी 2 प्रकार का। अच्छा, कोई भी कहीं भी फिशन होगा, आपने देखा होगा इनमें जनरली सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है, वो तो आपने देख लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती माइटोटिक डिवीजन है। तो माइटोटिक डिवीजन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, आप पहले से पढ़ रखा होगा, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। 2 चीजें होती है ना माइटोसिस में, क्या होती है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जब कभी फिशन होती है तो उसमें हमेशा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये होता है। पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिंक करने जा रहा हूं किसी बात से। जब ये कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होगी और सिर्फ 2 सिमिलर पार्ट्स बने, उसे कहते हैं हम बाइनरी फिशन। और ये होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये कब होता है बाइनरी फिशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी जिस समय उनको जो है
फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो रही है, या गुड सॉइल कंडीशंस हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर है, तो ऐसी कंडीशन में वो फीड करते हैं और वो डिवाइड करते हैं। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, उस समय बाइनरी फिशन होता है। और ये जो होता है मल्टीपल फिशन, ये ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन होता है, ये मत बेटा पूछना, इसे दोनों का ये भी तंत्र बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, जो बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन में क्या होता है, कंप्लीटली सोमेटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म में चेंज हो जाती है और नथिंग इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इसलिए इसमें नो नेचुरल डेथ। जबकि मल्टीपल फिशन में कुछ अनयूज साइटोप्लाज्म, जैसे आप देखेंगे मलेरियल पैरासाइट के अंदर, अमीबा के अंदर पीछे बिहाइंड बच जाएगी, जो बिहाइंड समथिंग में रहेगा उसको हम कहते हैं डेथ। इसलिए मल्टीपल फिशन में तो डेथ हो सकती है, क्योंकि जो भी पीछे बचता है उसको हम डेथ कह सकते हैं। तो अगर कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे पीएम में क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताइए कि कौन से जो एनिमल हैं विच आर अंडरगोइंग ए सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज नो नेचुरल डेथ, लोग क्या कह देते हैं, फिशन। अरे भैया फिशन में तो ठीक है, एक पार्ट पे हो सकता है, अगर उसमें भी कोई पूछे कि मल्टीपल या बाइनरी फिशन, तो वो क्या है, तो वो क्या है, बाइनरी फिशन, नॉट मल्टीपल। ये काट दिया, जो काटा था, इसमें नहीं होता। तो दो विशेष स्वतंत्र हो गए, मोर देन 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स बनते हैं बाइनरी फिशन में, इसमें मोर देन 2 पार्ट्स बनते हैं। ये अंडर बाइनरी फिशन जो है अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है, ये अंडर एडवर्स कंडीशन होता है। ये अंतर है। इसमें जो पार्ट्स बनेंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर टू दी पेरेंट होंगे, इसमें जो है वो छोटे छोटे होंगे, क्योंकि तुमने देख लिया। या कैसे होंगे अभी पढ़ाते हैं आपको। पहले लेके चल रहा हूं मैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो पेरेंट है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 इक्वल डाटर्स, 2 इक्वल डाटर्स। तुम कहोगे मैंने सन क्यों नहीं कहा, क्योंकि सन डिवाइड नहीं करेंगे ना आगे, ये जो बनेंगे ऑफस्प्रिंग ये आगे भी जा करके ग्रो करके डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने कहा डाटर्स, ठीक है ना, 2 डाटर्स। जैसे आप देखिए अमीबा, अमीबा में ये हो गया, अब ये क्या हो गया, जब ये बाइनरी फिशन हुई तो क्या हो गया, 2 बन गए। एक बात तो सुनिए आप, ये नियरली 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं बाइनरी फिशन में। किसमें होता है ये भी आपने देख लिया, और ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन से होता है। एक बात बताऊं मैं, ये जो बाइनरी में जब दोनों इक्वल बन रहे हैं तो है सिमेट्रिक, सिमेट्रोजेनिक डिवीजन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने बड़ी में देखा है ईस्ट में, आपको याद आ रही है ईस्ट, जैसे ये हो गई ईस्ट, उसमें ऊपर जाकर के क्या होता है, एक छोटी सी बड़ बनती है बड़, और एक बहुत बड़ा पेरेंटल जो सेल है वो पीछे रह जाती है। उसमें भी हम क्या कहते हैं, ये भी माइटोटिक डिवीजन है। पर उस माइटोटिक डिवीजन और इस दोनों माइटोटिक डिवीजन में क्या अंतर है, एक्चुअली में क्या हुआ था कि कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल था, यानी जो न्यूक्लियस की डिवीजन थी वो तो इक्वल थी, पर साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन थी वो इक्वल नहीं थी। वो कैसी थी, अनइक्वल, एक में ज्यादा रह गया था, एक में कम गई थी। तो इसलिए उसको कहते थे एसिमेट्रिक डिवीजन। क्या कहते थे, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। आप चाहें तो इसको एक इस बात में लिख सकते हो बॉक्स में, इन दी एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन, या ऊपर कहीं लिख सकते हो जो खाली जगह होती है उस पर,
In the asymmetric mitotic division, the karyokinesis occur equally, but cytoplasm is not equally divided. Its division is unequal, as occurs in case of the yeast, as occurs in case of the yeast, जो बडिंग ईस्ट जिसको कहते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, किसके बारे में बात कर रहा हूं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, इसको कहते हैं बडिंग ईस्ट, उसके बारे में बात कर रहा हूं। चलो छोड़ो, ये तो मैंने एक बीच में से एक पॉइंट बता दिया, तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स आते हैं पीएमटी। आज इसी पीएमटी को जो है नीट कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब देखिए, ये तो हो गया, मिटा देता हूं। अब ये बाइनरी फिशन भी कई प्रकार की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ द साइटोकाइनेसिस, यानी जो साइटोप्लाज्म थी ना, उसकी डिवीजन कैसे हो रही है। एक होती है इर्रेगुलर, ये मैं बाइनरी फिशन के काइंड बता रहा हूं, कई प्रकार के। जैसे पहले मैंने नंबर पर लिया इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसे आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो होगी, वो तो बिल्कुल बराबर होगी। अब ये प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर है बाइनरी फिशन। देखिए, आपने नाम सुना होगा जो अमीबा प्रोटियस या अमीबा, ये इसकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती, सुना है ना आपने पहले। अरे 9th-10th में भी तुमने पढ़ा होगा, जब सुनते थे अमीबा का कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें साइटोकाइनेसिस किसी भी प्लेन्स पे हो सकती है, बट व्हाइल पासिंग थ्रू द कैरियोकाइनेसिस, बट व्हाइल पासिंग थ्रू द कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या होता है, ये ना हो कि न्यूक्लियर एक साइड में आप छोड़ दो, लो जी, ये आप समझिए ऐसे है, मैंने डिवीजन ऐसे कर दी, इर्रेगुलर, कोई भी रेगुलर नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अमीबा। एक होती है डिवीजन, जैसे मैं खड़ा हूं यूं ऐसे, अलोंग द लॉन्ग एक्सेस, यानी जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, ऐसे डिवीजन, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। दूसरी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन ऐसे होगी, इस तरह, इस प्लेन पर। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो मैं एरो खींच रहा हूं, ये लॉन्ग एक्सिस। एग्जांपल है यूग्मीना, लॉन्ग एक्सिस। ट्रिपेनोसोमा भी हो सकता है। दूसरा सुनिए आप, एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर वो कैसे हो, ऐसे, जैसे यूं काट दिया, मैं खड़ा हूं, ऐसे हो रही है,
along the transverse section. इसका एग्जाम्पल है पैरामीशिया। इसमें कैसे ऐसे ये है ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स। एक ऑब्लिक भी होती है बेटा, ऑब्लिक भी, ऑब्लिक यानी ये बाइंडिविजन कैसी है, ऑब्लिक, ऑब्लिक बाइंडिविजन। ऑब्लिक का मतलब जैसे मालूम पड़ रहा होगा टेढ़ी ऑब्लिक, ये किसमें होती है, डिनोफ्लैजिलेट्स। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ये सब प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स। एक स्पेशल किस्म की बाइंडिविजन होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। क्या कहते हैं, इसमें पीलोमिक्सा एंड ओपेलिनेटा, जैसे ओपेलिना भी कह सकते हो आप, ओपेलिना भी कह सकते हो, ओपेलिनेटा कहना चाहो कह दो, तो उसका मतलब था ओपेलिनेटा का मतलब जो ओपेलिनिड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में कहा है, जबकि ओपेलिना एक के लिए नाम होगा। ये कौन सी होती है, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखिए किसमें प्लाज्मा डिवाइड हो, प्लाज्मा पहले साइटोप्लाज्म का पुराना नाम है, साइटोप्लाज्म का पुराना नाम क्या है, प्लाज्मा। तो इसमें क्या होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है। तुमको कोई न्यूक्लियस के बारे में क्या है, होता क्या है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंटल बॉडी डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, और जो दो पार्ट्स बनते हैं या सिस्ट बनती है वो भी कैसे होती है, मल्टी न्यूक्लिएट। तुम लोगों को न्यूक्लियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी मल्टी न्यूक्लिएट और अब जो जो पार्ट्स बने हैं दो वो भी मल्टी न्यूक्लिएट। ऑफ कोर्स तुमको कोई न्यूक्लियस आधे हो गए फिर वो अपने आप में डिवाइड करके पूरा कर लेंगे, पर प्लाज्मा की डिवीजन बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई रही है ये, इसलिए वर्ड क्या बोला, प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी एक स्पेशल किस्म की क्या होती है, बाइनरी फिशन है जिसमें ए मल्टी न्यूक्लिएट राइट कर सकते हैं आप। प्लाज्मोटोमी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी फिशन वेयर a multinucleate parental body is divided into mainly into two daughter parts oblique cyst which are again multinucleate देखो बेटा जनरली दो में होता है, पर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये दो से ज्यादा तीन में नहीं हो सकता क्या सर, अरे भैया बायोलॉजी तो एक्सेप्शन साइंस से मैंने पहले कहा तीन में भी हो सकता है, पर इसलिए मैंने प्लाज्मोटोमी को किस में रखा है, अगर मैं तीन में धर दूंगा तो फिर मुझे मल्टीपल फिशन ले जाना पड़ेगा। जनरली दो में होता है इसलिए इसको किस में रखते हैं, बाइनरी फिशन में। ये भी मैंने बता दिया आपको, मत कोई मुझे आके बताए कि सर ऐसा है, आपने तो ये कहा था एक जगह हमारे यहाँ कोचिंग में फलाने टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने तीन में बताया था। अरे भैया हो सकता है, मैं क्या मना कर रहा हूं, पर जो मेजरली जिसमें होता है वो चीज बताई जाती है। आपको क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने कुछ आपको बाइनरी फिशन के बारे में बताया, और बाइनरी फिशन में एक बात मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दी थी कि जो बाइनरी फिशन होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है। दूसरा ये जो इससे जो दो डाटर्स बनते हैं
वो नियरली इक्वल साइज के बनते हैं, नियरली इक्वल साइज के बनते हैं। ये बात आपने एक बार देखा बाइनरी फिशन में, बाइनरी फिशन में क्या पूरे फिशन में देखेंगे, यहां पे पेरेंट लूज इट्स आइडेंटिटी, ये मत भूलना, पेरेंट्स कहीं बचता ही नहीं है इसमें। पेरेंट्स क्या कर देता है, पीछे जो पेरेंट है वो दैट लूज इट्स आइडेंटिटी। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा बडिंग के अंदर जनरली पेरेंट्स मेंटेन देयर आइडेंटिटी, या जो पेरेंट होता है वो आइडेंटिटी बरकरार रखता है जनरली, पर इसके अंदर कोई पेरेंट नाम की चीज नहीं बचती है, चाहे वो बाइनरी फिशन है और चाहे वो मल्टीपल फिशन है। अब मैं लेके चल रहा हूं मल्टीपल फिशन, क्या लेके चल रहा हूं, मल्टीपल फिशन। ये जो मल्टीपल फिशन होता है ये अंडर एडवर्स कंडीशन होता है, इसमें होता है अंडर एडवर्स कंडीशन, ये बात तो मैंने पहले बता दी थी। और इसमें कोई भी एक जो पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है इसके अंदर, उसमें पहले मैनी न्यूक्लियाई बनती हैं, और जो न्यूक्लियाई बनती हैं ये लिटिल ऑफ बिट साइटोप्लाज्म की इंचार्ज बन जाती हैं, लिटिल ऑफ बिट साइटोप्लाज्म की इंचार्ज बन जाती हैं, और उसके बाद में ये पेरेंट्स बॉडी जो है ब्रोकन डाउन हो जाती है, तो दुनिया भर की डाटर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, डाटर्स। पर ये होता कब है, अंडर एडवर्स कंडीशन, दो नहीं बने, मोर देन टू बने। यानी होता क्या है कि एक पेरेंटल बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, और उसके बाद में जो जो पार्ट्स होते हैं उन्हें डाटर्स कहते हैं, वो डाटर्स बन जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये किसके लिए होता है, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल पीरियड, तो उस अनफेवरेबल पीरियड में ये सरवाइव कर जाएं, और जब कभी फेवरेबल पीरियड आए तो उस समय फिर ये हर एक डाटर जर्मिनेट करके पेरेंटल इंडिविजुअल कैन बी फॉर्म, तो पेरेंटल के बाद दिया जाता है। ठीक है, अब बात सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब यही है, तो भैया मैंने जो एक बात बताऊं आपको बच्चों कि मल्टीपल फिशन में काम तो वो सारा ही होगा, कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी। बस मैंने इसमें क्या बोला है कि वो माइटोटिक डिवीजन एक बार नहीं हुई है, वो लगातार कंटिन्यू रही आई है। तो जो न्यूक्लियाई बने हैं, हर एक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा सा उसने साइटोप्लाज्म ले लिया है अपने साथ, थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। उसको कहा था मैंने, ईच न्यूक्लियस या ईच न्यूक्लियाई टेक ए लिटिल बिट साइटोप्लाज्म एंड बिकम डाटर सेल्स, दीज कम आउट। ये मल्टीपल फिशन के दो बेस्ट एग्जांपल, एक है मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बेस्ट एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आपने देखा होगा स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोजोइट। और जैसे ही ये बॉडी में जब घुसती है, ह्यूमन बॉडी में जब कभी फीमेल मॉस्किटो इसको जब इंट्रोड्यूस करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उस समय क्या होता है, ये स्पोरोजोइट जैसे ही अंदर जाती है, स्पोरोजोइट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही है। ये जब बॉडी में घुसता है तो सबसे पहले ये लीवर में जाता है, आधा घंटे के बाद में ब्लड में से डिसअपीयर होकर लीवर में घुस जाता है। लीवर के बाद में ये लीवर में जब अपनी साइकिल पूरी कर लेती है उसके बाद में ये आरबीसी में घुसती है। तो जब ये लीवर में मल्टीपल फिशन करती है तो उस समय जो पैरासाइट बनते हैं प्लाज्मोडियम के, उनको बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट्स। क्या कहते हैं, क्रिप्टोमीरोजोइट्स। सिंपली आप ये कह सकते हो कि लीवर के अंदर मल्टीपल फिशन जब कभी होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, तो उस समय मैनी क्रिप्टो
क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनते हैं। ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो होते हैं ये मल्टीपल फिशन का नतीजा है। लाइकवाइज आरबीसी के अंदर जो फेज होता है उसके अंदर जो मल्टीपल फिशन वहां भी होता है, तो वहां जो मल्टीपल फिशन होता है उसका नतीजा होता है मीरोजॉइट्स। क्या होता है? रिजल्ट होता है वो होता है मीरोजॉइट्स। इस साइकिल को कहते हैं स्काइजोगोनी। क्या कहते हैं? स्काइजोगोनी। एक तो स्काइजोगोनी लीवर में होती है, एक आरबीसी में होती है। जो लीवर में होती है उसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। और जो लीवर में होती है क्योंकि वो आरबीसी से पहले हुई है इसलिए उसे कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। प्री वर्ड लग गया, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। एक्चुअली ये सारी चीज आपको आपके 12th क्लास में हेल्थ एंड डिजीज में टॉपिक है प्लाज्मोडियम, वहां आप इसको डिटेल में पढ़ाएंगे और वहां मैं क्लियरली बताऊंगा आपको। यहां तो सिर्फ एक मल्टीपल फिशन के लिहाज से मुझे बताना पड़ता है। लाइकवाइज जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक स्टेज होती है मलेरियल पैरासाइट की जिसे कहते हैं स्पोरोगोनी। कौन स्टेज होती है? स्पोरोगोनी। वहां पे एक सिस्ट बनती है, सिस्ट। तो उसमें दुनिया भर के वो मल्टीपल फिशन से वहां पर मल्टीपल फिशन से स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोरोजॉइट। जो आपको मैंने बताई थी इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट होती है ह्यूमन के लिए, क्योंकि आप जानते हो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। दो होस्ट कौन है? एक ह्यूमन बीइंग यानी वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के नाम पे कौन है? फीमेल एनोफ्रीज मॉस्किटो, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? डाइजेनेटिक। तो जो ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है? स्पोरोजॉइट। जब ये स्पोरोजॉइट बनते हैं स्पोरोगोनी स्टेज में फीमेल एनोफ्रीज के स्टोमक में, उस समय क्या होता है? स्पोरोजॉइट मल्टीपल फिशन से बनते हैं। मतलब था मल्टीपल फिशन। तो ये मैंने मल्टीपल फिशन के बारे में बताया। मल्टीपल फिशन अमीबा में भी हो सकता है, पर अमीबा में दो रूप से हो सकता है। आप कहेंगे दो रूप कौन सा? एक तो वो मल्टीपल फिशन जिसमें इसके बाहर, पहले अमीबा के बाहर एक सिस्ट वाल बन जाए। क्या बन जाए? इसकी क्या हो जाए? इंसिस्टेशन। अमीबा की क्या हो जाए? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन का मतलब जानते हो आप? सिस्ट फॉर्मेशन। यानी बाहर एक अंडर एडवर्स कंडीशन क्या होता है, ये फीडिंग बीडिंग बंद कर देता है और बाहर एक 1 2 3 लेयर एक वाल बनती है इसके प्रोटेक्शन के लिए, जिसे कहते हैं सिस्ट वाल। क्या कहते हैं? सिस्ट वाल। आप जानते हो केमिकली किसकी बनी होती है सिस्ट वाल? मैं बताता हूं आपको। वो होता है काइटिन, जो आर्थ्रोपोड का होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट, काइटिन वही होता है। काइटिन, जो काइटिन तुम्हें बताओ ये नाक से बनता है, एन-एसिटाइल ग्लूकासोमिन। अमीनो शुगर जो होती है एन-एसिटाइल ग्लूकासोमिन से काइटिन बनता है। नाक से, नाक N4 N नाइट्रोजन कंटेनिंग, एन-एसिटाइल ग्लूकासोमिन। नाक जो होता है बेसिक मोनोमर है। नाक जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जब जुड़ जाता है, नाक बार बार ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जब जुड़ते हैं तो उस समय क्या बनता है? काइटिन। ये कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसैकेराइड है। तो ये जो सिस्ट वाल ये वही है बिल्कुल। ये सिस्ट वाल क्या कर देती है? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। जब ये प्रोटेक्ट हो गया, अमीबा मान लो फीडिंग बंद हो गई, इसके न्यूक्लियस में मल्टीपल फिशन हुई, लो जी हो गई मल्टीपल फिशन। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में हर न्यूक्लियस इंचार्ज हो गया साइटोप्लाज्म का। लो जी थोड़ी थोड़ी साइटोप्लाज्म ले ली। अब ये बचा कुचा है। अब ये क्या किसमें काम आएगा? जब तक एडवर्स कंडीशन रहेगी ये अपने आप को सर्वाइव करता रहेगा। अच्छा, ये हवा के द्वारा भी जा सकता है, कहीं डिस्पर्सल हो सकता है इसका।
ये टाइड ओवर करेगा अनफेवरेबल पीरियड को, तो ये पेरिनेशन का भी काम कर रहा है, सर्वाइवल करने के लिए सिस्ट वॉल ऐसे बचा रखी है। और जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सिस्ट वॉल टूट जाएगी, जिसे कहते हैं एक्सिस्टेशन। और ये जितने हैं ये स्पोर ये बाहर को निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? स्पोर बाहर को। ये दुनिया भर के स्पोर भी कहे जा सकते हैं, ये स्पोर बाहर को निकल आएंगे। तो मैं इस पूरे प्रोसेस को क्या कह सकता हूं? स्पोरुलेशन। क्या कह सकता हूं? स्पोरुलेशन। मैं क्या कह सकता हूं? स्पोरुलेशन। तुम कहोगे इसमें तो मल्टीपल फिजन हुआ था सर। हाँ हुआ था, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि जो स्पोरुलेशन है ये भी एक स्पेशल किस्म का क्या है? मल्टीपल फिजन है। वहां पर बन गए बहुत सारे स्पोर, मल्टीपल फिजन से बने हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो स्पोर हैं इन स्पोर्स को, क्योंकि ये अमीबा के हैं इसलिए इनको सूडो अमीबाई भी कह सकते हैं। इन स्पोर को क्या कह सकते हैं? सूडो अमीबाई। सूडो PSEUDO अमीबा की स्पेलिंग में, जो अमीबाई का मतलब कई सारे, सूडो अमीबाई स्पोर स्पोरुलेशन। एक बात बता दूं, स्पोरुलेशन जो होता है यानी स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन कह सकते हो। वो जो स्पोरुलेशन है, स्पोर बेटा एसेक्सुअली भी बन सकते हैं, ये बहुत वाइड टर्म है, और ये सेक्सुअली भी बन सकते हैं। ये फंजाई बताऊंगा आपको मैं, स्पोर जो उसमें बताऊंगा आपको मैं, एलगी में भी बताऊंगा, वहां स्पोर वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से बताऊंगा। वो तो एक प्रोसेस स्पोरुलेशन था, स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन। तो क्योंकि बाहर निकल कर आएंगे स्पोर हैं, तो ये मल्टीपल फिजन का ये था, मल्टीपल फिजन थी। जरूरी नहीं है इंसिस्ट के टाइम पे ही हो, इंसिस्ट वाल भी हो सकती है, बिना इंसिस्ट वाल के भी हो सकता है स्पोरुलेशन, जरूरी नहीं है। पर स्पोरुलेशन में जो कई सारे बने हैं तो बनते बड़े किससे हैं? बाय द मल्टीपल यानी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से। इसलिए मैंने कहा था जो स्पोरुलेशन के लिए, हालांकि स्पोरुलेशन कई प्रकार का होता है। एक माइटोस्पोर होते हैं जो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो है मियोसिस से ही बनते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एक बात, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं पर बहुत तेजी से बता रहा हूं, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। जैसे एस्कोस्पोर, ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होने वाले स्पोर होते हैं फंजाई में। एप्लेनोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स, ये सब कौन से स्पोर हैं? पार्थिनोस्पोर, ये सब किससे प्रोड्यूस होते हैं? माइटोटिक डिवीजन से। जूस्पोर्स, जिनके अंदर मोटिलिटी होती है, ये सब माइटोटिक डिवीजन से होती है। तो ये जो एक पूरी रेंज है ये बाद में पढ़ाएंगे। ये जनरली ये कंडीशन कहां पे वेल मार्क्ड है? ये स्पोर वाली कंडीशन एल्गी में है, फंजाई में है। ब्रायोफाइटा में तो स्पोर बनते ही नहीं, माइक्रोस्पोर नहीं बनते, माइक्रोस्पोर नहीं बनते। तो स्पोर कोई जरूरी नहीं है। आप ये कहो ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे, ये सेक्सुअली भी हो सकते हैं। तो ये सब कहानी हम बाद में बताएंगे। आज मुझे लगता है कि हमें यहीं फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि हमने अभी आपको बेसिकली दो चीजें याद रखना आज के टॉपिक में बेटा। एक तो जो है फिशन पढ़ाया है, जिसमें एक मल्टीपल फिशन था जो बाद में पढ़ाया था, पहले बाइनरी फिशन था, ये बता दिया। कल बडिंग और ये रीजनरेशन सब कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह लूंगा, उस समय इसको बताऊंगा। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर पूरा होता है, बाकी लेक्चर्स जो है कल फिर आता हूं मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।